नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव का खास कार्यक्रम सफरनामा मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, ये कार्यक्रम पूरी तरह से वरिष्ठ पत्रकार और लेखक दीपक तिवारी की किताब राजनीति नामा मध्य प्रदेश पर आधारित है। दीपक तिवारी जी ने इस किताब में 1956 से लेकर 2003 तक की घटनाओं का वर्णन किया है। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ। चलिए, इस एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक आदिवासी जो जा रहा था नहाने और बन गया सांसद। इसके अलावा भी कई और रोचक किस्से। चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। एक आदिवासी जो जा रहा था नहाने और बन गया सांसद। उन दिनों चुनावी राजनीति को आम जनता बहुत ज्यादा समझती नहीं थी। आदिवासी इलाकों में मुश्किल तब आती थी जब दलों को उम्मीदवार नहीं मिलते। बस्तर हमेशा की तरह उस जमाने में बहुत पीछे था। पहले लोकसभा चुनाव के लिए वहां कांग्रेस पार्टी के लिए कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा था। बस्तर के प्रख्यात पत्रकार डॉक्टर के झा बताते हैं कि 1952 में लोकसभा चुनाव के पहले का वक्त था। राजमहल के अहाते में राजगुरु विधानाथ ठाकुर व उनके सहयोगियों में प्रत्याशी चयन को लेकर चर्चा चल रही थी। राजगुरु बस्तर में प्रत्याशी चयन को लेकर चिंतित थे कि आखिर किसे लोकसभा में उम्मीदवार बनाया जाए। इसी दौरान वहां से होकर एक आदिवासियों का झुंड दलपत सागर में नहाने जा रहा था। भीड़ में तगड़े शरीर और कान में बाली पहने हुए एक युवक कुछ अलग सा नजर आ रहा था। राजगुरु की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने अपने सहयोगी को उसे बुलाने भेजा। राजा के आदमी को पास आते देख आदिवासी कुछ घबरा गया और जब आदिवासी जिसका नाम मुचाकी कोसव था को नागपुर जाने की बात बताई गई तो वे रुक गया। कुछ देर बाद जब उसे एक कागज पर हस्ताक्षर करने को कहा गया तो वह बिल्कुल बिफर गया। अनंत मुचाकी को राजा के समक्ष पेश किया गया और उसे नहाने का आदेश दिया गया। दलपत सागर में नहाने के बाद आदिवासी तैयार हो गया और राजा प्रवीर भंज देव के आदेश पर नागपुर चला गया। नागपुर जाना उसके जीवन को बदलने की बड़ी घटना थी। वहां पर उसे बस्तर से कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया गया और वे चुनाव जीतकर सांसद बन गया। दिल्ली में जब संसद में शपथ लेने की बारी आई तब मुचाकी कोसा ना हिंदी जानता था ना अंग्रेजी। बस्तर की भाषा संसद में किसी को मालूम नहीं थी। कहते हैं तब खुद जवाहरलाल नेहरू ने मुचाकी कोसा के शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। कोसा सिर्फ अंगूठा लगाना जानते थे। डॉक्टर वकील नहीं बनना चाहते थे, मंत्री। कहा जाता है कि सन 1950 में जब मध्य भारत बना तब वहां के नरेश जो कि राज प्रमुख कहलाते थे उनका अपना मंत्रिमंडल बनाने में बड़ी समस्या हुई क्योंकि अच्छी प्रैक्टिस वाले डॉक्टर और वकील मंत्री नहीं बनना चाहते थे। तखतमल जैन जो कि विदिशा के मशहूर वकील थे बड़ी मुश्किल से मंत्रिमंडल में आने को राजी हुए और बाद में मध्य भारत के प्रधानमंत्री भी बने। मध्य प्रदेश में विलीनीकरण के समय विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शंभुनाथ शुक्ल थे। शुक्ल बड़े साहित्य प्रेमी थे और रामचरितमानस के प्रखंड विद्वान भी। शुक्ल अपनी साहित्यिक समझ और ज्ञान की वजह से समकालीन राजनीतिज्ञों में चर्चा का विषय रहते थे और वे एक मासिक पत्रिका तुलसी दल भी निकालते थे। उनकी बातचीत सुनने के लिए लोग ललियायित रहते थे क्योंकि 10 मिनट के वार्तालाप में 5 चौपाइयों का संदर्भ ले आना उनके लिए मामूली बात थी, सामान्य बात थी। मुख्यमंत्री रहते हुए भास्कर के संपादक, साहित्यकार के अलावा शुक्ल पत्रकार भी थे। मुख्यमंत्री रहते हुए वे रीवा से एक साप्ताहिक समाचार पत्र भास्कर भी प्रकाशित करते थे। सन 1956 के बाद जब वे मध्य प्रदेश में मंत्री बने तब उन्होंने ये टाइटल द्वारका प्रसाद अग्रवाल को दे दिया। आज ये टाइटल दैनिक भास्कर के रूप में पूरे देश में हिंदी पत्रकारिता का प्रोधा बना कर अपना नाम कमा रहा है।
शुक्ल नितांत सुलझे और धीर गंभीर व्यक्ति थे। वे जब भोपाल आए तो उन्हें यहाँ का पानी रास नहीं आया, लिहाजा उनके लिए पीने का पानी हर 2 दिन में नर्मदा नदी से लाया जाता था। नर्मदा मैया संभवतः उनके उद्धार को स्वस्थ व संरक्षित रखती थी, ऐसा उनका यकीन था, विश्वास था। जब शुक्ल विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब उनकी विधानसभा में प्रदेश के नवनिर्माण की चर्चा के दौरान अगस्त 1956 को एक दुर्भाग्यजनक घटना हुई, जो संभवतः भारतीय संसदीय इतिहास की इस तरह की घटनाओं की शुरुआत थी। उस समय विंध्य प्रदेश में समाजवादी आंदोलन जोरों पर था। शिक्षा मंत्री महेंद्र मानव राज्य विलीनीकरण पर वक्तव्य दे रहे थे तो उन पर एक विधायक ने जूतों से हमला कर दिया। इसके कुछ देर बाद उग्र लोगों की भीड़ विधानसभा में घुस गई और महेंद्र मानव की पिटाई करने लगी। कहते हैं कि लोग इस बात से नाराज थे कि मानव ने शिक्षा मंत्री होते हुए स्कूल के प्राचार्यों पर उनकी फोटो खरीदकर प्रिंसिपल ऑफिस में लगाने का दबाव डाला था। जब इस बात की खबर नेहरू तक पहुंची तो वे बहुत नाराज हुए। विंध्या में उन दिनों समाजवादी आंदोलन जोरों पर था और कई नेताओं की जासूसी पुलिस करती थी। नए मध्य प्रदेश में शंभुनाथ शुक्ल को वित्त मंत्री बनाया गया। इस पद पर वे सन 1967 तक रविशंकर शुक्ल से लेकर कैलाशनाथ काटजू, भगवंतराव मंडलोई व द्वारका प्रसाद मिश्र मंत्रिमंडल में रहे। कैबिनेट में उनका स्थान हमेशा तीसरे नंबर पर रहा। सन 1968 में द्वारका प्रसाद मिश्र ने उन्हें प्रदेश की राजनीति से बाहर करने के लिए लोकसभा का टिकट दिलवाकर दिल्ली भेज दिया। नए राज्य में विलय के पूर्व भोपाल के प्रधानमंत्री डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। उन दिनों कुछ राज्यों में मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। शर्मा समकालीन राजनीतिज्ञों में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। लखनऊ विश्वविद्यालय से रीडर के पद से इस्तीफा देकर जब वे भोपाल के प्रधानमंत्री बने तब उनकी उम्र मात्र 34 वर्ष थी। हिंदी अंग्रेजी में पोस्ट ग्रेजुएट, वकालत में LLM, इंग्लैंड से बैरिस्टर एंड लॉ तथा PhD उनके नाम से जुड़े थे। लखनऊ में आचार्य नरेंद्र देव जैसे प्रसिद्ध नेताओं के संपर्क में आने के बाद वे जवाहरलाल नेहरू की नजर में आए और उन्हें भोपाल से लोकसभा में लाने की तैयारी की गई। सन 1952 के आम चुनाव के दौरान भोपाल से 30 विधायक और 1 लोकसभा सदस्य चुने जाने थे। कांग्रेस आलाकमान ने लोकसभा के लिए डॉक्टर शर्मा का नाम तय किया और भोपाल विधानसभा में नेतृत्व के लिए मास्टर लाल सिंह का नाम तय हुआ, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। मास्टर लाल सिंह जब चुनाव प्रचार से लौट रहे थे तो उनकी जीप लाल घाटी पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें उनका निधन हो गया। कांग्रेस आलाकमान ने उम्मीदवारों की सूची बदल दी तथा डॉक्टर शर्मा को मास्टर लाल सिंह के स्थान पर भोपाल की बागडोर थमा दी गई। नेहरू 18 बार भोपाल आए। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा नेहरू से मधुर संबंधों के कारण भोपाल के लिए बहुत कुछ लाए। जब 40 लाख की आबादी विंध्य प्रदेश को 3 करोड़ की सालाना वित्तीय सहायता मिलती थी, तब 8 लाख आबादी वाले भोपाल राज्य को 10 करोड़ रुपए तक की मदद मिलने लगी। डॉक्टर दीपक तिवारी अपनी किताब में आगे लिखते हैं कि डॉक्टर शर्मा ने नेहरू को इस कदर प्रभावित कर रखा था कि प्रधानमंत्री के रूप में वे साल में 2 बार भोपाल जरूर आते थे। सन 1956 के पहले तक नेहरू 18 बार प्रधानमंत्री के रूप में भोपाल आ चुके थे। वे जब भी आते तो चिकलौद की बेगम की कोठी पर रुकते थे, पर एक बार राज्यपाल हरिविनायक पाटस्कर ने उन्हें टोक दिया और कहा कि प्रधानमंत्री को राजभवन में ही रुकना चाहिए। दीपक तिवारी जी आगे लिखते हैं कि नेहरू की इन यात्राओं का डॉक्टर शर्मा ने पूरा फायदा उठाया। बुधनी में ट्रैक्टर टेस्टिंग संस्थान, भोपाल में पॉलिटेक्निकल और वे इंजीनियरिंग कॉलेज तभी की देन है। यानी कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने नेहरू जी से ये दोनों चीजें उस समय यहाँ पर विस्थापित करवाई थी।
मायाराम सुरजन ने अपनी आत्मकथा पुस्तक में लिखा कि डॉक्टर शर्मा को अधिकारियों की ऐसी कुशल टीम मिली थी जिसके लिए किसी भी कच्चे रास्ते के दोनों तरफ रातों रात बड़े बड़े वृक्ष उगा देना सरल बात थी। पंडित नेहरू जब एक कम्युनिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम के लिए खजूरी ग्राम आए तो वृक्षों की ये पंक्ति देखकर दंग रह गए। दरअसल ये डॉक्टर शर्मा का कल्पना जन्य ऐसा चलित बगीचा था जो ऐसे मौकों पर कहीं भी पहुंचाया जा सकता था। एक बार नेहरू मध्य प्रदेश की यात्रा पर सागर विश्वविद्यालय में पुस्तकालय भवन का शिलान्यास करने आए। इस दौरान जब उन्होंने सागर में से गुजरात जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 26 जो अब नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहलाता है के बारे में एक तहसीलदार से पूछा कि ये रोड क्या हाईवे है। तहसीलदार जो थोड़ा कम अंग्रेजी समझते थे उन्होंने जवाब दिया, नहीं सर, बहुत ऊंचा नहीं है। तहसीलदार साहब हाईवे का अर्थ ऊंचाई वाली सड़क से समझते थे। गा गणेश का नहीं, गा गधे का। नए मध्य प्रदेश में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा शिक्षा मंत्री बने और बाद में सन 1968 में द्वारका प्रसाद मिश्र ने उन्हें उद्योग मंत्री बनाया। कालांतर में वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी बने। चूंकि डॉक्टर शर्मा उच्च शिक्षित थे तथा अंग्रेजी बहुत बढ़िया बोलते थे, इसलिए कई हिंदी बोलने वाले नेता उनसे खार खाते थे। एक बार शिक्षा मंत्री के रूप में विधानसभा में अंग्रेजी में उत्तर देने की वजह से विधायकों ने आपत्ति कर दी कि उन्हें सदन में हिंदी में ही बोलना चाहिए। अध्यक्ष के निर्देश पर उन्हें अपनी भाषा बदलनी पड़ी, पर शर्मा भी हटके पक्के थे। उसके बाद उन्होंने जो कहा वे कुछ इस तरह था, हम अपने स्टूडेंट्स को जो स्पेशलाइज्ड एजुकेशन इम्पार्ट करना चाहते हैं उसके जो सब्जेक्ट को फुली अंडरस्टैंड किए बिना एक्सप्लेन कैसे किया जा सकता है। जब शंकर दयाल शर्मा शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने बच्चों की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में धर्मनिरपेक्षता लाने की नियत से कुछ परिवर्तन किए। उन दिनों हिंदी वर्णमाला में गा गणेश का पढ़ाया जाता था। शर्मा ने आते ही उस गा को गणेश के बजाय गा गधे का पढ़वाना शुरू कर दिया। शंकर दयाल शर्मा भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे, इसलिए वहां किसी हिंदू देवी देवताओं का पाठ्यक्रम में होना उचित नहीं माना जाता था। इसलिए भोपाल राज्य में गा गधे का ही पढ़ाया जाता था, जबकि मध्य प्रदेश में गा गणेश पढ़ाया जाता था। दोस्तों, इस चैप्टर में आज इतना ही। अगले चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि भोपाल राजधानी कैसे बना। तो इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का। और दोस्तों, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा इस पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद।